हेलो फ्रेंड्स आज हम देखने वाले हैं कि आप यूपीएससी मेंस के अंदर 450 प्लस मार्क्स कैसे गेन कर सकते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा हाउ टू गेट 150 प्लस मार्क्स इन यूपीएससी मेंस एग्जाम। ओके, तो आज हमारा यही टॉपिक है। अब बात करेंगे कि अगर आप 450 प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं और अगर आप ये लाना चाहते हैं तो इसका मतलब क्या है कि आप अंडर 100, यानी कि अगर आपको प्रॉपर आईएएस चाहिए, अगर आपको प्रॉपर आईएएस चाहिए और अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपको एक चीज इंश्योर करनी होगी और वो होगी कि आप अंडर 100 आए। अंडर 100 यानी कि जो रैंक है वो अंडर 100 होनी चाहिए। अगर ये आपको अंडर 100 रखना है तो एक चीज आपकी क्लियर है और वो है कि जीएस में, क्योंकि हम हिंदी मीडियम से कर रहे हैं तो हिंदी मीडियम में 400 आप कह सकते हैं। अगर ये अचीव करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, मैं वही आपको एक रोड मैप बता रहा हूं कि अगर आप ये फॉलो करेंगे तो ये जो टारगेट है आपका 450 मार्क्स, इसको आप अचीव कर सकते हैं। बस उसी का एक रोड मैप आपको बता रहा हूं। अगर आपको 100 के अंदर रैंक लेकर के आनी है, ये है आपकी रैंक, तो एक चीज आपको निश्चित करनी होगी, वो क्या है, वो है जीएस प्लस जो आपका ऑप्शनल पेपर है, ऑप्शनल पेपर। देखो जीएस में भी आपका एक तो फोर्थ पेपर और एक आपका फर्स्ट पेपर, आप इनमें ज्यादा मार्क्स लेकर के आ सकते हैं दोनों की कंपैरिजन, यानी कि थर्ड और सेकंड पेपर की कंपैरिजन में। अब आती है ऑप्शनल की बात, तो ऑप्शनल में आपको 300 प्लस मार्क्स लेकर आने होंगे। 300 प्लस मार्क्स ये आपको इधर लेकर के आने होंगे। अब ये आप अपनी स्ट्रीम के अकॉर्डिंग देखेंगे कि भाई आपको ऑप्शनल कौन सा लेना है। बाकी ऑप्शनल बहुत सारे हैं, जैसे कि आपको पता है, तो आप या तो उस प्रॉपर स्ट्रीम से आए हैं कि भाई आपने वही पढ़ा है, तब आप उस ऑप्शनल को ले सकते हैं, या फिर अगर आपने कोई ऐसी प्रॉपर स्टडी करी नहीं है, आप बस यूं एमए बीए या बीएससी इस तरीके से करके आ गए हैं या फिर बीटेक करके आ गए हैं किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो आपको क्या करना है कि आप फिर एक लेक्चर मेरा इसी यूट्यूब चैनल पर है, वो है कि आप अपना ऑप्शनल विषय कैसे चुनाव करें। तो आप वो लेक्चर देख लेना, मैं थोड़ा सा आपको यह बता दे रहा हूं। इसमें आप क्या कर सकते हैं, एक तो जैसे हिंदी साहित्य है, लिटरेचर का कोई भी विषय आप ले सकते हैं। अगर हिंदी मीडियम से आ रहे हैं तो हिंदी साहित्य अच्छी मार्किंग हो रही है। दूसरा है दर्शन शास्त्र, आप दर्शन शास्त्र ले सकते हैं। ये ऐसे विषय हैं जो मैं आपको बता रहा हूं कि यहां आपको एक तो सिलेबस कम है और दूसरा है कि मार्किंग भी ठीक ठाक होती है, और हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में लगभग सेम ही मार्किंग होती है। और आप एक विषय जो है वो है हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री पहले से ही ऐसा रहा है कि दोनों को लगभग बराबर लेकर के चलता है, चाहे वो हिंदी मीडियम से एस्पायरेंट हो या फिर वो इंग्लिश मीडियम के एस्पायरेंट हो। तो ऐसे दो तीन ये विषय हैं कि जो सदाबहार टाइप के आप कह सकते हैं कि इनमें से आप एक का चुनाव कर सकते हैं। अब करना कैसे है वो मैं आप इसी में एक लेक्चर में आपको आइकॉन में भी लगा दूंगा, या लास्ट में स्क्रीन पर भी बाद में आ जाएगा, आप उसे देख लेना। अब आते हैं कि आपको 450 मार्क्स का टारगेट आपको लेकर के चलना है, तो ये अचीव कैसे होने वाला है, क्यों, अगर आपको अंडर 100 रैंक लेकर के आनी है, अब कैसे करेंगे। देखो, फिर आपके पास में टाइम टेबल होना चाहिए। एक टाइम टेबल ये होना चाहिए कि जो आप स्टडी कर रहे हैं, भाई आप स्टडी कर रहे हैं तो आपके पास में भी 24 घंटा है, 24 घंटे आपके पास है। अब आपने प्रीलिम्स दिया होगा, आपका क्लियर हुआ है नहीं हुआ है, ये सारी बात गौण है, इसका कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन करना क्या है मैं वो बता रहा हूं, आपका प्रीलिम्स हो चुका है या नहीं हुआ है, ये कुछ चीज मैटर नहीं करेगी। जो मैं बता रहा हूं वो आप सुन लेंगे। यहाँ पे आपको एक टाइम टेबल होना चाहिए, टाइम टेबल। अब टाइम टेबल इस तरीका से आपको बनाना है कि आंसर राइटिंग के लिए यानी कि उत्तर लेखन के लिए एक टाइम फिक्स आपको करना पड़ेगा कि भाई मैं अगर 10 घंटे की पढ़ाई कर रहा हूं तो उसमें से मेरा 2 घंटे का लेखन होना ही होना चाहिए। उत्तर लेखन हो गया, एक है निबंध लेखन, क्योंकि मैं अगर आपको यहां पर बता रहा हूं ना कि ये वाला ऑप्शनल पेपर, इसमें एक निबंध भी आएगा, तो निबंध जो है वो अलग अलग है कि भाई किसी को कितने मार्क्स मिलेंगे, ये नहीं है कि आप कितने अचीव कर पाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इन जो ऑप्शनल और जो आपके जीएस के विषय हैं उन पर आपका ये कमांड है कि यार मैं इतने मार्क्स लेकर के आऊंगा। अब ऐसे में क्या है कि थोड़ा वेरी करेगा, मैं इसलिए ऐसे को लोग कहते हैं कि भाई उसे भी लेकर के चलो, लेकिन मेरा मानना थोड़ा सा डिफरेंट है। लेकिन आप ऐसे में भी, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको एक सप्ताह में अगर आप एक ऐसे लिखते हैं, प्रैक्टिस आप करें, इसमें भी ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाने का प्रयास करें, लेकिन आपको जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है उत्तर लेखन। यानी कि आपको उत्तर लेखन करना ही करना है। 10 घंटे की पढ़ाई में से 2 घंटे आपको लेखन करना ही है, जिसमें आप उत्तर लेखन करेंगे और निबंध लेखन करेंगे। और एक जो चीज है, जो टाइम टेबल है, जो मैं आपको बता रहा हूं, जो आपको बांटना है, वो है मॉक टेस्ट। किसका? प्रीलिम्स का, यानी कि प्रारंभिक परीक्षा का एक मॉक टेस्ट।
ये जरूर लेकर के चलना। अगर अब आप बात आती है ये टाइम टेबल में आपने बांट लिया, अब आप पढ़ाई कितने घंटे करेंगे, आप 8 से 10 घंटे की पढ़ाई करनी पड़ेगी आपको। और जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मत सोचना कि नहीं हम तो सर 14-15 घंटे की पढ़ाई कर लेंगे, नहीं, मैं जो आपको बता रहा हूँ बिल्कुल व्यवहारिक बता रहा हूँ कि भैया इतना ही हो पाएगा। और एक लंबे अनुभव के बाद बता रहा हूं, आप 8 से 10 घंटे की पढ़ाई ही रेगुलर कर पाएंगे। अब ऐसा नहीं कि एक दिन आपने 14 घंटे पढ़ाई कर ले, हो सकता है कि जब आप सप्ताह का या एक मंथ का एवरेज निकालेंगे तो वो 10 घंटा भी ना आए। पूरे एक पूरा का पूरा मंथ है उसका आप क्या निकालना है, आपको एवरेज निकालना है। यानी आपने से मानो आपने एक 7 दिन पढ़ाई की, आपने एक सप्ताह पढ़ाई की और उस सप्ताह में आपको क्या करना है, एवरेज निकालना है, यानी कि औसत निकालना है रोज का। औसत क्या होगा, यानी कि टोटल जो घंटे आपने पढ़ाई करी है, टोटल घंटे, और जो भी आपने जितने भी दिन, माने कि आपने एक दिन 7 घंटे पढ़ाई की, दूसरे दिन हो सकता है कि आपने 14 घंटे पढ़ाई की हो, एक दिन आपने 10 घंटे पढ़ाई, ऐसी तरीका से 7 दिन का आप जोड़ लेना और उसमें 7 से डिवाइड कर लेना, देखना कि उसका एवरेज कितना आया है। मैं आपको सही बता रहा हूं कि 10 घंटे से ज्यादा नहीं आएगा, कोई बिरला होगा जिसका भाई आ जाए, लेकिन इतनी कंसिस्टेंसी से पढ़ाई हो ही नहीं पाती। बहुत सारा यार परिवार भी है, बहुत कुछ है ना, तो मैं ऑन एन एवरेज मान के चल रहा हूं कि आप 10 घंटे तो पढ़ाई कर ही रहेंगे। 10 घंटे का पढ़ाई आप करेंगे तो आपका स्टडी है। अब ये 10 घंटे आपको क्या करना है, एक तो ये है कि भाई मुझे 2 घंटे का, 2 से 1.5 घंटे का यानी कि लेखन कार्य करना है, ये भी उत्तर लेखन। अब उत्तर लेखन कैसे करेंगे, क्या रैंडमली उठा करके करेंगे, कहीं से भी कुछ नहीं करना। क्या है कि जो न्यूज़पेपर है, जो भी न्यूज में है, या तो उससे आप आंसर लेखन उत्तर लेखन शुरू करेंगे कि जो आपने न्यूज पढ़ी है उससे एक क्वेश्चन आपने लिख लिया, जो भी आपने पढ़ाई की है उसमें से 5-5, 6-6 मिनट बीच बीच में आप उत्तर लेखन करते रहेंगे। और ये टोटल मिलाकर के 2 से 1.5 घंटे आपको होना चाहिए। बचे हुए आपके जो 8 घंटे हैं उसमें से फिर आपको, यानी कि जो 8 आवर्स आपके बचे हुए हैं उनको आपको इस तरीका से डिवाइड कर लेना है, प्रीलिम्स प्लस मेंस, इस तरीका से। अब आपने क्या करा, आपने जो अपनी जो टाइम टेबल है उसको कैसे डिवाइड कर लिया, प्रीलिम्स और मेंस में, प्रीलिम्स और मेंस, ये हो गया। अब आपको क्या करना है कि जो 8 घंटे का टाइम है, अब ये देख लेना कि अगर आप अभी जैसे बहुत टाइम है, अभी क्या करना है, आपको ज्यादा समय आपको इधर देना है, यानी कि हो सकता है कि आप 5 आवर्स इधर दे रहे हो और 3 आवर्स इधर। बिल्कुल आप एकदम नए हैं तो ये वेरी कर सकता है, हो सकता है कि आप 7 आवर्स इधर लगा दें, बिल्कुल जब आप एकदम बिगिनर है, अभी शुरू किया है। और हो सकता है कि आप 1 से 2 घंटे, 1 घंटा, आधा घंटा, है ना, इस तरीका से इधर भी लगा सकते हैं। तो ये आपका है बिल्कुल स्टेज में शुरू में है। लेकिन अगर आपने प्रीलिम्स दे लिया है, एक भी प्रीलिम्स आपने दे दिया, तो अब आपको क्या करना है, ये रखना है कब तक, अक्टूबर नवंबर तक यही टाइम टेबल लेकर चलना है। इसका मतलब क्या है कि प्रीलिम्स फोकस पढ़ाई कम करनी है, मेंस फोकस पढ़ाई ज्यादा करनी है, यानी कि जो मेंस के टॉपिक हैं वो आपको ज्यादा करना है। जैसे कि आप कहोगे कि सर मेंस के टॉपिक का मतलब क्या है, मेंस के टॉपिक क्या है, जैसे आपका जो 4th पेपर है जीएस का 4th पेपर, यानी कि एथिक्स एंड इंटीग्रिटी, ये प्रीलिम्स में नहीं आता, ये प्रीलिम्स में नहीं आता। इसका मतलब क्या है कि हमें ये पेपर पर ध्यान देना है। उसी तरीका से आपका जो वर्ल्ड हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री, ये प्रीलिम्स में नहीं आता। अब हमें क्या करना है, इस पर ध्यान देना है। उसी तरीका से अंतरराष्ट्रीय संबंध यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन, आईआर, ये प्रीलिम्स में नहीं आता। इसका मतलब है कि हमें इस पे भी, यानी कि मैं कह रहा हूं कि प्रीलिम्स में नहीं आता, तो इसका मतलब ये है कि ये प्रीलिम्स के सेंट्रिक सब्जेक्ट नहीं है, ये कोर विषय नहीं है। तो एक आध क्वेश्चन कोई आ जाए किसी एक्सेप्शन से, मैं कहता नहीं हूं, लेकिन मोस्टली इनसे क्वेश्चन आते नहीं है। अब अगर आपको देखना है कि भाई आईआर है, इससे क्वेश्चन प्रीलिम्स में नहीं आते, तो ये वाला जो विषय है, अब हमें जो बचा हुआ जो समय है, अभी जितना मैं 17 अक्टूबर तक का जो टाइम है, हमें ऐसे विषय कवर करने हैं। अच्छा, जो विषय जैसे हिस्ट्री के अंदर भी हैं, अब जैसे एक है आफ्टर इंडिपेंडेंस, हिस्ट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो आफ्टर इंडिपेंडेंस की जो हिस्ट्री है वो अभी कर लेना है। कुछ ऐसे विषय हैं जैसे ज्योग्राफी के अंदर बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो प्रीलिम्स में नहीं आते, मेंस में आते हैं, तो हमें क्या करना है, उन टॉपिक्स को अभी कवर कर लेना है। अक्टूबर नवंबर तक हमें क्या करना है, अपनी जो पढ़ाई है वो मेंस फोकस रखना है, मेंस सेंट्रिक रखना है। उत्तर लेखन के लिए हमें एकदम अलग से टाइम निकालना है। अब कहोगे कि सर उत्तर लेखन जो है क्या वो कहीं से सीखा जा सकता है, किसी से क्लास ले लिया जाए, क्या उनके सानिध्य में रह करके अगर हम उत्तर लेखन करें? मेरा मानना यह है कि आप अभी उत्तर लेखन स्वयं से ही करें, कहीं पे भी कोई कोर्स परचेज ना करें, कुछ नहीं करें। आप जितना न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हैं, कहीं से कोई आर्टिकल सुन रहे हैं, आप उसी से अपना लिखना शुरू करें। स्ट्रक्चर बना लें कि भाई पहले मुझे इंट्रो लिखना है, और इंट्रो में जो है उसका एक थोड़ा सा विषय में बताना है कि किससे संबंधित है, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है ना। फिर उसको बॉडी,
बॉडी को दो भागों में डिवाइड कर लेंगे, उसके पॉजिटिव और उसके नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव पर्सपेक्टिव क्या है, पॉजिटिव पर्सपेक्टिव क्या है, रिपोर्ट्स क्या है, डेटा क्या है, वो सब आप इधर, और बाद में एक कंक्लूजन। तो इस तरीका से आप शुरू में बांट करके शुरू करें। आप ये मत समझना कि पूरा कोर्स पहले हम सिलेबस कंप्लीट कर लूं, फिर मैं एक दिन उत्तर लिखने बैठूंगा, मैं एक अच्छा उत्तर लिखूं, नहीं। देखो माइंड जो है ना वो हमें ऐसा करेगा कि नहीं नहीं यार उत्तर लिख लेंगे, बाद में बहुत टाइम बचा हुआ है, धीरे धीरे से अभी तू पढ़ाई कर ले। आपको सबसे जो डाइवर्ट करेगा माइंड जो है वो हमेशा उत्तर लेखन से बचाएगा, सोचेगा ये मत करो, अभी और कर लेते, प्रीलिम्स कर लेते हैं, फिर कहेगा कि भाई प्रीलिम्स निकलना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रीलिम्स निकलेगा तो मेंस का क्या कर लेंगे। इस तरीका की जो है बहुत सारे थॉट्स आपके माइंड में आने शुरू होंगे। आप उन थॉट से बचना, आपको कहना कि भाई मुझे तो 1.5-2 घंटे लेखन करना ही करना है। अभी आप कैसा लिख रहे हैं ये मैटर नहीं करता, बस क्या है कि आप लिखें, पहले लिखना शुरू करें, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब आप क्या है कि धीरे धीरे आप देखोगे, जैसे आप 2, 4, 6, 10 दिन में आप जो पहले वाले दिन का आंसर वो आपको ऑकवर्ड लगने लगेंगे, यार मैं ऐसा लिखा क्या 10 दिन पहले, थोड़ा 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 इंप्रोवाइजेशन होना शुरू हो जाएगा। आप खुद ही अपने आंसर चेक करना शुरू करेंगे, जो आपने आज लिखा है आप 10 दिन पहले वाले आंसर देखोगे तो आपको लगेगा नहीं यार आज इंप्रूवमेंट है। तो ये है प्रोसेस, आप कहीं नहीं जाना। आप जैसे ही आप क्या करेंगे कि ये तैयारी आपकी होनी शुरू हुई, अब आपको क्या करना है, आंसर आप लिख रहे हैं, जैसे ही अक्टूबर नवंबर आ जाए उसके बाद में यहां पर 1 घंटा आपको उत्तर लेखन करना है, और थोड़ा थोड़ा 1 से 1.5 घंटा, और धीरे धीरे प्रीलिम्स फोकस होते चला जाना है। अब प्रीलिम्स ऑफ फैक्चुअल चीज भी आती है, और मेंस आपने करा हुआ है, उत्तर लेखन कभी नहीं छोड़ना। ऐसे राइटिंग भी अगर आप ज्यादा नहीं कर सकते तो मंथ में एक बार जरूर, एक एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक पर, एक करंट के टॉपिक पर, एक एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक पर, एक कभी हिस्टोरिकल टॉपिक पर, ऐसे पॉलिटिकल एब्स्ट्रैक्ट जरूर लेना है, यानी कि एक अमूर्त विषय जरूर लेना है। खासकर अमूर्त मैं उसे बोल रहा हूं जो दर्शन टाइप के विषय होते हैं, जो दर्शन शास्त्र से आते हैं, ऐसे विषय, ठीक है। तो आप उस तरीका से लेकर के अपना उत्तर लेखन शुरू करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि भाई मुझे 450 प्लस मार्क्स के नजदीक पहुंचना है, देखो ये तो एकदम टॉप है। अगर मैं 400 प्लस मार्क्स कह रहा हूं तो 450 प्लस मार्क्स कह रहे हैं, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अबोव द 400 एंड बिलो द 450 चलेगा, वो अंडर 100 से नीचे लाने में आपकी रैंक को बिल्कुल हेल्प करेगा, और इधर आपके जो है 300 प्लस मार्क्स लाने आपको हेल्प करेंगे। तो ये जो मेरा आज का जो आपको बताने का जो उद्देश्य था कि आप 450 मार्क्स कैसे लाएं, क्योंकि अगर आप सिर्फ ये है कि प्रीलिम्स खत्म हुआ और फिर प्रीलिम्स की तैयारी शुरू हो जाती है, तो कहीं ना कहीं आप एक विशिष्ट साइकिल में फंस जाएंगे और कभी भी आप मेंस कर ही नहीं पाएंगे। अगर आपका कभी प्रीलिम्स निकल भी गया तो मेंस में आप हाथ मलते रह जाएंगे, कुछ भी हाथ नहीं लगने वाला। तो बेहतर होगा कि आप शुरू से ही एक ऐसी रणनीति बनाकर चले, दिमाग कितना भी कहे आपका कि कर लेंगे, अभी जल्दी क्या है, अभी पहले ये कर लेता हूं, कभी मत उसका मानना। आपको कहना कि नहीं तुझे 1.5 घंटा लिखना है, 1.5 घंटा मेरे हिसाब से आप लिख ले, उसके बाद खूब पढ़ लेना, खूब फैक्ट पढ़ लेना, बार बार हिस्ट्री पढ़ लेना, पॉलिटी पढ़ लेना, लेकिन 1.5 घंटे लिखना है, एक स्ट्रक्चर बना के लिखना। नहीं आ रहे ना फैक्ट दिमाग में, कोई बात नहीं है, आप लिखो। अगर आपको एकदम एक कहते हैं ना कि भाई आप सीक्वेंस में आइडिया नहीं आ रहे, कोई बात नहीं है, आप लिखना शुरू करो। देखना 20 दिन की प्रैक्टिस के बाद में आपके जो आइडिया है वो याद आना शुरू हो जाएंगे, आप वैल्यू रिकॉल करना शुरू करेंगे। जो आपने कभी भी पढ़ा है, क्वेश्चन की जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग आप खुद तुरंत सोचना शुरू करोगे। और प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया भी था कि ज्यादा टेल वर्ड और ये जो नुक्ताचीनी करते हैं ना कि यार यहां से सर वहां से, ये सब बाद के विषय हैं, बहुत बाद के विषय हैं। जब आप एकदम सीख जाएंगे ना कि भाई आप आंसर राइटिंग में माहिर हो जाएंगे, तब ये सब तराशने की चीज है। अगर आप शुरू में ही उन सब चीजों को देखने लगोगे तो डिमोटिवेट होकर के आप उत्तर लेखन कभी कर ही नहीं पाओगे। दूसरी चीज ये है कि जब आप उत्तर लेखन करें, अगर आपको कॉन्फिडेंस आ जाए 4-6 महीना आंसर राइटिंग करने के बाद, तभी अपने मित्रों को दिखाएं। ऐसा नहीं है कि पहले दिन आपने आंसर लिखा और कहा कि लो देखो अपने मित्रों से कि मेरा आंसर, वो आपको डिमोटिवेट कर देंगे और वो आपकी सच्चाई बता देंगे कि भाई ये है, अगर बताए तो ठीक है। या फिर आपको कह सकेंगे भी आपकी मजाक में कि यार क्या कर रहा है, ये तो बेकार है, ऐसा थोड़ी ना आंसर लिखे जाते हैं। तो इस टाइप से, तो इन सब चीजों से बचना है। अब फिर क्या करना है, उसके बाद आपको क्या करना है मैं वही बता दे रहा हूं। अब इसके बाद आपको यह करना है कि अब प्रीलिम्स आपका हो गया, प्रीलिम्स आपका हो जाता है, और जैसे ही प्रीलिम्स आपका होगा, आपको प्रीलिम्स एग्जाम होता है। प्रीलिम्स एग्जाम होने के बाद अब आपकी प्रैक्टिस है, एग्जाम आपका क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है इसका ज्यादा माइंड नहीं करना। आप किसी भी कोचिंग पर जाएंगे, और मैं तो कहूंगा कि विजन आईएएस का अच्छा है, विजन आईएएस पर या जो भी आपको पसंद हो, जो नजदीक हो, जो आपको अच्छा कन्विंस हो वहां से, वो देख लेना। तो विजन आईएएस का जाकर के ऑफलाइन टेस्ट सीरीज लगाना शुरू करना, यानी कि टेस्ट सीरीज मेंस का टेस्ट सीरीज लगाना शुरू करना। और जो वो आपको चेक करके कॉपी देंगे वो सबसे बेस्ट है। ऑनलाइन के चक्कर में ज्यादा मत पढ़ना, ऑफलाइन जाकर के आप कोशिश करना कि मेंस का टेस्ट सीरीज है वो मैं ऑफलाइन लगाऊं, किसी ऐसे कोचिंग से जो आपको मतलब जैसे कि जिनके नाम ठीक ठाक है, जो जहां पे आपको लगता है कि अरे कॉपी ठीक चेक करते हैं। ऐसा नहीं है कि वैसे ही किसी भी बच्चे से कॉपी चेक करा दिया, होता है वहां पे भी, लेकिन बात वही है 80-20 या 50-50 का रेशो होता होगा कि जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो मतलब काफी टाइम हो गया है उनसे कॉपी चेक कराने का उद्देश्य था वो यही था कि आप जो है 450 मार्क्स जो आपका टॉप है ये टारगेट लेकर चलेंगे, और ये आपका 400 और 450 के बीच में वेरी करेगा। अगर आप इतने मार्क्स लाते हैं तो भैया ये आपका
100 के नीचे आपको रैंक लाने में बहुत हेल्प करने वाला है। और ऑप्शनल के अंदर आपको 300 प्लस मार्क्स लेकर के आने, जो कि पॉसिबल है अगर आपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से और ऐसा विषय चुन लिया है जो अच्छे मार्क्स देता है। और ये कैसे पता चलेगा? ये यूपीएससी की जो रिपोर्ट्स आती हैं 1 साल के बाद में, ठीक है, उनसे पता चलेगा कि किस सब्जेक्ट में, किस ऑप्शनल में कितने मार्क्स दिए जा रहे हैं, उसकी मार्किंग पैटर्न कैसा है। तो ये सारी चीज प्लस आपका इंटरेस्ट प्लस उस विषय पर कितना टीचर्स अवेलेबल है, कितनी सामग्री अवेलेबल है, तो ये सारी चीज मैटर करने वाली है। तो ये सब के सब महत्वपूर्ण है अगर आप ऑप्शनल विषय का चुनाव करते हैं और उसमें ये 300 प्लस मार्क्स लेकर आने हैं। आप अपनी जो रैंक है वो 100 के नीचे लाए, और अगर जनरल कैटेगरी से आप हैं तो ये आपके लिए एक प्रॉपर आईएएस बनाने में आपकी मदद करेगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा कि ऑप्शनल का चुनाव आप कैसे करें ये बताऊं, और उसमें भी 300 प्लस मार्क्स लाएं कैसे, उसका स्थिति कैसी हो, ये सब मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। फ्रेंड्स, आज का लेक्चर मैं यहीं पर खत्म करता हूं। आपने लेक्चर यहां तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।